कहानी की शुरुआत सर्वकालिक महानतम एस्केप आर्टिस्ट हैरी हुडिनी से होती है, जो एक पुल के किनारे खड़े हैं, लोहे की जंजीरों से पूरी तरह बंधे हुए और कूदने के लिए तैयार हैं। बैकग्राउंड में हुडिनी जिक्र करते हैं कि जहां बाकी लोग अपनी भाग-दौड़ भरी जिंदगी से बचना चाहते हैं, वहीं वे जोखिम भरे कारनामे करके हमेशा मौत से बचने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वे पुल से सीधे जमी हुई झील में छलांग लगा देते हैं, जबकि लोगों की एक बड़ी भीड़ आश्चर्य के साथ देख रही होती है। कहानी फिर 17 साल पीछे चली जाती है, जहां हुडिनी अपनी पत्नी बेस हुडिनी के साथ एक वेश्यालय जैसी जगह पर वहां के दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि उस जगह की जर्जर और घिनौनी स्थिति को देखकर हुडिनी अपना मन बदल लेते हैं और बाहर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन बेस जोर देती है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो रहे हैं। वह फिर वहां के लोगों को घोषणा करती है कि हुडिनी एक ऐसा करतब दिखाने जा रहे हैं जिसमें वे हथकड़ी लगे होने के बावजूद एक बंद संदूक से बाहर निकलेंगे। जबकि अधिकांश लोग हैरान होते हैं, उनमें से एक मजाक उड़ाता है कि यह कोई भी कर सकता है, क्योंकि जो हथकड़ियां वे लाए हैं वे नकली हैं। लेकिन हुडिनी, जिनके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होता है, दर्शकों से कहते हैं कि वे उन्हें दी गई कोई भी हथकड़ी पहन लेंगे। आश्चर्यजनक रूप से जिस आदमी ने उनके प्रदर्शन को नकली बताया था, वह खुद एक पुलिस वाला निकलता है और वह उनके सामने कुछ असली हथकड़ियां फेंकता है। पहले तो हुडिनी भारी दबाव के कारण घबरा जाते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले उनके हाथों में हथकड़ियां डालते हैं तो वे जोश में आ जाते हैं। इसके बाद वे धीरे से मुड़ते हैं और अपनी बेल्ट में छिपी एक पिन जैसी चीज का उपयोग करके उसे खोल देते हैं, और वे सभी सम्मान के साथ उनकी सराहना करते हैं। उस दिन के बाद से हुडिनी बेस्ट एस्केप आर्टिस्ट के खिताब के साथ पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने कई अन्य शो करना शुरू कर दिया, जिसमें वे न केवल हथकड़ियों से बल्कि अपने शरीर पर लिपटी लोहे की जंजीरों से भी मुक्त होते थे। एक रात बेस जिक्र करती है कि वह शो करने के अलावा कुछ और करना चाहती है, लेकिन हुडिनी स्पष्ट कर देते हैं कि वे सामान्य जीवन में वापस नहीं जाना चाहते। इसके बजाय वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एस्केप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। इसके साथ ही दृश्य कई दशक पहले का फ्लैशबैक दिखाता है, जब हुडिनी और उनका भाई डैश एक ट्रैवल ग्रुप को भ्रमकारी करतब दिखाते हुए देख रहे होते हैं। हुडिनी प्रदर्शन से इतने प्रभावित होते हैं कि वे तुरंत एक जादूगर बनने और उससे आजीविका कमाने का सपना देखने लगते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्होंने छोटी छोटी तरकीबें सीखीं और उससे कुछ पैसे कमाए। हुडिनी वह पैसा घर पर अपनी माँ के लिए लाते हैं और उन्हें खुश करते हैं, लेकिन उनके पिता को हुडिनी का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना वास्तव में पसंद नहीं है। इस कारण से वे कम उम्र में ही अपने भाई के साथ घर छोड़ देते हैं और अपने दम पर कुछ करने का फैसला करते हैं। साथ मिलकर हुडिनी भाई सड़कों पर प्रदर्शन करने लगते हैं और अपनी माँ की मदद के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन सड़क पर प्रदर्शन करते समय हुडिनी अपनी भावी साथी बेस को एक प्रदर्शन समूह के लिए नाचते हुए देखते हैं। वे चुपके से उसे प्रदर्शन करते हुए देखते हैं और जल्दी ही उसकी सुंदरता और शालीनता पर मोहित हो जाते हैं। एक्ट के बाद वे बेस के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वह उनके साथ काम करना चाहेगी, जिसे वह स्वीकार कर लेती है। उस दिन के बाद से दोनों के बीच बहुत अच्छी जमती है और वे दुनिया भर में घूमकर प्रसिद्ध लोगों के लिए जादू की तरकीबें दिखाते हैं। हुडिनी का भाई डैश, जो अभी भी अमेरिका में है, प्रासंगिक बने रहने के लिए उनकी तरकीबों की नकल करने की कोशिश करता है। हालांकि हुडिनी को यह पसंद नहीं आता और वे और भी जोखिम भरे करतब करने का फैसला करते हैं, जिनकी नकल करने की कोई हिम्मत भी न कर सके। दृश्य फिर 1896 में चला जाता है, जहां वे एक लोकप्रिय जेल का दौरा करते हैं और मुख्य शेरिफ से उन्हें बंद करने के लिए कहते हैं। उम्मीद के मुताबिक शेरिफ यह कहते हुए मना कर देता है कि वह केवल अपराधियों को ही बंद कर सकता है। लेकिन जब हुडिनी उनकी जेल की गुणवत्ता का मजाक उड़ाना शुरू करते हैं और इस कारण के लिए $100 की शर्त लगाते हैं, तो वह क्रोधित हो जाता है और ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हुडिनी यह स्टंट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इससे अखबारों को पैसे दिए बिना भी बहुत पब्लिसिटी मिलेगी। इस बीच शेरिफ हुडिनी को अच्छी तरह से बंद कर देता है और बेस जाने से पहले उन्हें एक किस करती है। शेरिफ को संदेह होता है कि उसने उनके मुंह में कुछ ट्रांसफर किया है, लेकिन जब वह जांच करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। रास्ता साफ होने के बाद हुडिनी धातु का एक चाबी ओपनर निकालते हैं, जिसे उन्होंने बेस को चूमने के बाद निगल लिया था, और इसका उपयोग जेल से भागने के लिए करते हैं। परिणाम स्वरूप मीडिया में हलचल मच जाती है और हुडिनी रातों रात मशहूर हो जाते हैं। प्रशंसक उन्हें बड़ी और अधिक सुरक्षित जेलों से भागने की सलाह देने लगते हैं। हुडिनी इन चुनौतियों में से एक को स्वीकार करते हैं और एक ट्रिक दिखाने के लिए वर्ष 1900 में शिकागो, इलिनॉइस पहुंचते हैं।
इस बार उनके पूरे शरीर पर लोहे की जंजीरें लपेटी गई हैं और यहाँ तक कि उनके मुंह को भी एक पट्टे से ढक दिया गया है, इस संदेह में कि बेस ने पहले चूमते समय उन्हें चाबी दी होगी। हालांकि जेल गार्डों की निराशा के बीच बंद होने के केवल 5 मिनट बाद ही हुडिनी अपने पीछे कोई निशान छोड़े बिना जेल से भाग निकलते हैं। जेल से कई बार भागने के बाद हुडिनी पूरी दुनिया में हथकड़ी किंग और ब्रेकर ऑफ चेन्स खलीसी के नाम से मशहूर हो जाते हैं। एक दिन हुडिनी एक दुकान में प्रॉप्स की खरीदारी करते हुए दिखते हैं। वे मालिक जिम कोलिंस से मिलते हैं, जो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते प्रतीत होते हैं और यह दावा भी करते हैं कि उन्होंने दुकान की अधिकांश वस्तुओं को डिजाइन किया है। हुडिनी जिम के काम से वास्तव में प्रभावित होते हैं, जिसमें वह काम भी शामिल है जिसमें कलाकार को पानी से भरे बक्से के अंदर उल्टा लटकने के बाद बाहर निकलना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हुडिनी और बेस जिम की वर्कशॉप में जाते हैं, जहां उन्होंने वाटर कंटेनर एक्ट के लिए एक मॉडल बनाया है। जैसे ही वे बॉक्स देखते हैं, हुडिनी जिम के सहायकों की मदद से कंटेनर में कूद जाते हैं ताकि यह जांच सकें कि वे पानी के नीचे कितनी देर तक अपनी सांस रोक पाएंगे। वे प्रभावशाली ढंग से कुछ मिनटों तक स्थिर रहते हैं और बाहर निकालने का संकेत देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जब जिम और उनका क्रू हुडिनी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो कंटेनर के ऊपर का आयताकार बॉक्स फंस जाता है, जिससे आसपास के सभी लोग डर जाते हैं। सौभाग्य से जिम के पास एक कुल्हाड़ी पड़ी होती है, जिसका उपयोग वह कंटेनर को तोड़ने और हुडिनी को मुक्त करने के लिए करता है। दृश्य फिर उस समय की ओर तेजी से बढ़ता है जब हुडिनी दर्शकों की एक बड़ी भीड़ के सामने लाइव वाटर कंटेनर एक्ट कर रहे हैं। वे दर्शकों को यह भी सूचित करते हैं कि आपात स्थिति के मामले में उनके पास फायर डिपार्टमेंट कार्यालय का प्रमुख है, जो कंटेनर को तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी पकड़े हुए है। हुडिनी फिर अपने पैरों को आयताकार बॉक्स में फंसाकर एक्ट करना शुरू करते हैं। जिम शो को होस्ट कर रहे हैं और वे सहायकों से कंटेनर को ढकने के लिए कहते हैं। कुछ मिनट बीत जाते हैं, लेकिन हुडिनी कोई हलचल नहीं दिखाते, इसलिए भीड़ चिंतित होने लगती है। परिणाम स्वरूप शिकागो फायर डिपार्टमेंट का प्रमुख कंटेनर को तोड़ने के लिए वहां पहुंचता है और जब वह पीछे मुड़ता है तो पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि खुद हुडिनी है। भीड़ विस्मय में दहाड़ उठती है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। हुडिनी की लोकप्रियता पूरे देश में फैलने के साथ यूएस सीक्रेट सर्विस के निदेशक उनकी जांच शुरू कर देते हैं। उनका मानना है कि हुडिनी एक अवैध अप्रवासी हैं, जो बेकार के कामों से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन सौभाग्य से इससे पहले कि कोई बाधा आए, हुडिनी के पास ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस MI5 के प्रमुख सर विलियम मेलविन पहुंचते हैं। विलियम हुडिनी के जन्म स्थान को हंगरी से बदलकर अमेरिका कर देते हैं और बदले में अमेरिका और ब्रिटेन के दुश्मनों से गुप्त जानकारी मांगते हैं। योजना पर काम करते हुए हुडिनी जर्मनी जाते हैं और महान कैसर परिवार के लिए प्रदर्शन करते हैं। वे अंततः लगभग असंभव लगने वाले बुलेट कैचिंग मैजिक ट्रिक को दिखाकर उनके होश उड़ा देते हैं। इसके बाद हुडिनी विलियम के अधिकारियों में से एक रिले से मिलते हैं और उसे कुछ गुप्त जानकारी प्रदान करते हैं, जो उन्होंने कैसर के आसपास रहते हुए सुनी थी। रिले काम से वास्तव में प्रभावित होता है और उन पर प्रशंसा की बौछार करता है। फिर वह हुडिनी को रूसी व्याकरण वाली एक लाल किताब देकर जाता है, जो उन्हें अगले मिशन के लिए तैयार करती है। कुछ दिनों बाद हुडिनी और उनकी साथी बेस को रूस में एक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली परिवार के लिए प्रदर्शन करते हुए देखते हैं। उनका दिल जीतने के लिए हुडिनी चतुराई से एक खेल खेलते हैं, जहां वे उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे। वे उनसे अपनी इच्छाएं लिखवाते हैं और परिवार की बेटी को एक चुन्ने देते हैं। उस पर लिखा होता है, क्रेमलिन बेल बजाओ। हर कोई इस इच्छा पर हंसता है, क्योंकि क्रेमलिन की घंटी 100 से अधिक वर्षों से नहीं बजी है। लेकिन हुडिनी होने के नाते वे जादू का उपयोग करके एक छोटी रस्सी बनाते हैं, जिसे वे छोटी लड़की को खींचने देते हैं, और जैसे ही वह ऐसा करती है, क्रेमलिन की घंटी बजने लगती है, जिससे हर कोई पूर्ण अविश्वास में रह जाता है। वे सम्मान देने के लिए अपना सिर भी झुकाते हैं। मुझे यकीन है कि हुडिनी ने पैसे पसंद किए होते, लेकिन मुझे लगता है कि सिर झुकाना भी ठीक है। अगले दिन हुडिनी लंदन में विलियम से मिलते हैं और उन्हें इस बारे में जानकारी देते हैं कि रूसी क्या कर रहे हैं। विलियम उनके उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा करते हैं और यह भी पूछते हैं कि वे क्रेमलिन बेल कैसे बजा पाए। हुडिनी खुलासा करते हैं कि जब छोटी लड़की ने इच्छा चुनी थी, तभी सब कुछ सेट कर दिया गया था। उन्होंने चुपके से इसे उस इच्छा के साथ बदल दिया जो उन्होंने पहले से तैयार की थी, और हर बार जब लड़की ने रस्सी खींची तो उनके सहायक जिम ने, जो दूर से देख रहे थे, अपनी स्नाइपर से क्रेमलिन घंटी पर गोली चलाई थी। जाने से पहले विलियम हुडिनी को बताते हैं कि अब वे चाहते हैं कि वे जर्मन राजदूत के पास जाएं और उनसे कुछ उपयोगी जानकारी निकालें।
दृश्य फिर जर्मनी में शिफ्ट हो जाता है, जहां हुडिनी दर्शकों और जर्मन राजदूत के सामने एक नई ट्रिक दिखा रहे हैं। जिम जिक्र करते हैं कि हुडिनी तिजोरी के अंदर बंद हैं, जिसमें उनके पास सांस लेने के लिए केवल 10 मिनट का समय है। हालांकि वास्तव में हुडिनी तिजोरी में नहीं, बल्कि राजदूत के कार्यालय के अंदर कुछ महत्वपूर्ण कागजात खोजने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से जब वे जगह की तलाशी ले रहे होते हैं तो राजदूत एक लड़की के साथ अपने कार्यालय में वापस आ जाता है, जिससे हुडिनी को तिजोरी के अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और मामले को बदतर बनाने के लिए राजदूत तिजोरी को थोड़ा खुला देखता है, जिससे वह उसे ठीक से लॉक कर देता है। ताले खोलने में विशेषज्ञ होने के बावजूद हुडिनी दबाव महसूस करने लगते हैं, क्योंकि वे पहले कभी असली तिजोरी के अंदर नहीं रहे हैं। लेकिन समय बीतने के साथ उन्हें याद आता है कि वे हैरी हुडिनी हैं, जो दुनिया के अब तक के सबसे महान शोमैन हैं। इस प्रेरणा के साथ वे राजदूत द्वारा तिजोरी लॉक करते समय सुनी गई क्लिक की आवाजों को याद करके तिजोरी में मौजूद तालों की संख्या गिनना शुरू करते हैं, और केवल कुछ मिनट शेष रहते हुए वे सफलतापूर्वक हर एक ताला खोल देते हैं और तिजोरी से बाहर निकल जाते हैं। मंच पर वापस जब जिम तिजोरी खोलता है तो वह इसे बेस के लिए 10वीं सालगिरह के कई उपहारों से भरा पाता है। इस बीच हुडिनी विलियम से मिलते हैं और मंच पर प्रवेश करने से पहले उन्हें दस्तावेज सौंपते हैं और पिछले 10 वर्षों से उनके साथी होने और उन्हें सहन करने के लिए बेस को धन्यवाद देते हैं। हालांकि उसे यह नकली व्यवहार पसंद नहीं आता। वह शो के बाद हुडिनी का सामना करती है और कहती है कि उन्हें केवल दर्शकों का मनोरंजन करने की परवाह है और कुछ नहीं। एक बात से दूसरी बात निकलती है और दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हुडिनी को पूरी रात अकेले बाथरूम में बितानी पड़ती है। एक चीज जिससे हुडिनी नहीं बच सकते वह है डॉग हाउस, पत्नी की नाराजगी। एक दिन हुडिनी और जिम एक थिएटर के अंदर चार्ली चैपलिन का वीडियो प्रदर्शन देख रहे हैं। हुडिनी का मानना है कि चार्ली कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिम उन्हें बताते हैं कि वे नए प्रतियोगी हैं। बाद में रात में हुडिनी घर लौटते हैं और फिर से बेस के साथ बहस करते हैं। बेस हुडिनी से अपनी जान जोखिम में डालना बंद करने का आग्रह करती है, लेकिन वे जिक्र करते हैं कि उन्हें लोगों को भ्रम में डालने और जीवित बाहर आने में मजा आता है। जैसे जैसे दोनों चर्चा जारी रखते हैं, हुडिनी की नजर बर्फ से भरे गिलास पर पड़ती है और वे इसे अपने अगले कर्तव्य में उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। फिर वे बाथरूम की ओर भागते हैं और जिम को बर्फ से भरी बाल्टियां लाने और उन्हें टब में डालने के लिए कहते हैं। इसके बाद वे अपने अगले स्टंट के लिए अभ्यास करते हुए बर्फ से भरे बाथटब के अंदर लेट जाते हैं। कुछ दिनों बाद हम हुडिनी को लोहे की जंजीरों से बंधे हाथों के साथ पुल के किनारे खड़े देखते हैं, जो जमी हुई पानी के पूल के अंदर कूदने के लिए तैयार हैं। यह दृश्य कहानी की शुरुआत वाला ही है। हुडिनी के कूदने के बाद बेस भयभीत और चिंतित हो जाती है, लेकिन उसके और बाकी सभी के आनंद के लिए हुडिनी केवल कुछ ही मिनटों में पानी के नीचे अपनी लोहे की जंजीरों और हथकड़ियों को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि जैसे ही ऐसा लगता है कि प्रदर्शन खत्म हो गया है, हुडिनी पानी की धाराओं में बह जाते हैं। वे बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश में कुछ समय तक संघर्ष करते हैं, जब तक कि वे वहां अपनी मां की कल्पना नहीं करते और उनकी मदद और मार्गदर्शन से वे सुरक्षित रूप से जमे हुए पानी से बाहर निकल जाते हैं। अपने पति को हर बार स्टंट करते समय अपनी जान जोखिम में डालते देख बेस घर पर फिर से उनके साथ बहस करती है। पहले तो हुडिनी गुस्सा हो जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बाद में वे घर लौटते हैं और ज्यादा प्रतिक्रिया देने के लिए उनसे माफी मांगते हैं। वे अब से केवल सुरक्षित एक्ट करने के लिए भी सहमत हो जाते हैं। इसके बाद अगले एक्ट के दौरान हुडिनी अपनी जान जोखिम में नहीं डालते और एक हाथी को हवा में गायब कर देते हैं, जिससे दर्शक हैरान रह जाते हैं। प्रदर्शन के बाद उनके पास पहले वाला ब्रिटिश एजेंट रिले आता है, जो उनसे यूरोप और वॉशिंगटन का दौरा करने के लिए कहता है, ताकि उनके लिए कुछ गुप्त जानकारी लाई जा सके। हुडिनी अनुरोध को अस्वीकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिले उन्हें यह कहकर मना लेता है कि उनके प्रशंसक वर्ल्ड टूर को पसंद करेंगे। दृश्य फिर 1914 में एम्पायर थिएटर में चला जाता है, जहां शर्लक होम्स के लेखक सर आर्थर भी दर्शकों के बीच मौजूद हैं और उत्सुकता से देख रहे हैं। हुडिनी ईंट की दीवार के आर पार चलने का करतब दिखाते हैं, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। प्रदर्शन के बाद आर्थर व्यक्तिगत रूप से हुडिनी के पास जाते हैं और उनके महान कार्य के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। दुर्भाग्य से जैसे ही आर्थर जाते हैं, जिम हुडिनी से मिलते हैं और उन्हें एक टेलीग्राम सौंपते हैं। हुडिनी पत्र पढ़ते हैं जो उनके भाई का है, जिसमें उन्हें उनकी मां की मृत्यु की सूचना दी गई है। खबर से हुडिनी टूट जाते हैं और फर्श पर गिर जाते हैं। बेस उनकी ओर दौड़ती है और उन्हें अपनी गोद में उठा लेती है। हुडिनी के थोड़ा शांत होने के बाद वे बेस से अनुरोध करते हैं कि वे उनके भाई को उनकी मां को तब तक दफनाने से रोकें
जब तक कि वे अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंच जाते। अगले दृश्य में हुडिनी को उनकी मां के अंतिम संस्कार में देखते हैं, जहां जिम पूछताछ करता है कि क्या वे अपनी अलौकिक शक्ति का उपयोग करके उनसे संपर्क कर सकते हैं, जो उन्होंने पहले अपने एक एक्ट में दिखाई थी। हालांकि हुडिनी स्पष्ट करते हैं कि वह एक्ट केवल दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक ट्रिक थी और उनके पास कोई अलौकिक क्षमता नहीं है। त्रासदी के बाद हुडिनी का व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल जाता है। वे फिल्मों में अधिक शामिल होने लगते हैं, लेकिन हर दिन वे दैवीय शक्तियों का उपयोग करके अपनी मां से संपर्क करने की कल्पना करते हैं। वे कई क्लैरवॉयंट्स, दिव्य दृष्टाओं से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, जो दावा करते हैं कि वे मृत लोगों की आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि वे सभी ढोंगी निकलते हैं। क्रोधित होकर हुडिनी उन्हें बेनकाब करते हैं और यहाँ तक कि 1925 ईस्वी में उन पर एक किताब भी लिखते हैं। एक दिन हुडिनी फिर से सर आर्थर और उनकी पत्नी लेडी डॉयल से मिलते हैं, जो क्लैरवॉयंट होने का दावा करती हैं। लेडी डॉयल दावा करती हैं कि वे उनकी मां से संपर्क करा सकती हैं और उनके साथ एक व्यक्तिगत बैठक की तैयारी करती हैं। उसी समय एक भविष्यवक्ता आती है और जब हुडिनी उससे अपना भाग्य बताने के लिए कहते हैं तो वह उनकी हथेली पड़ती है और भविष्यवाणी करती है कि वे जल्द ही मर जाएंगे। इसके लिए धन्यवाद, ये लो $5। बाद में हुडिनी डॉयल दंपत्ति के साथ अपनी मां की आत्मा को बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। लेडी डॉयल एक पेंसिल उठाती हैं और कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखती हैं, जो कथित तौर पर हुडिनी की मां की आत्मा के प्रभाव में है। प्रक्रिया के बाद हुडिनी खुश हो जाते हैं और उनकी मां से संपर्क करने के लिए लेडी डॉयल को धन्यवाद देते हैं। दुर्भाग्य से जब हुडिनी लेडी डॉयल द्वारा लिखे गए टेक्स्ट की जांच करते हैं तो वे उन्हें नकली पाते हैं। उन्हें टेक्स्ट में स्पष्ट अंग्रेजी लेखन मिलता है, जबकि उनकी मां उस भाषा का एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी। वे जिम को यह भी बताते हैं कि उस दिन उनका जन्मदिन था और उनकी मां इसे कभी नहीं भूलती। इस सबूत के साथ वे घोषणा करते हैं कि लेडी डॉयल नकली हैं और रेडियो कार्यक्रमों और समाचार पत्रों के साक्षात्कार के माध्यम से उन्हें और सर आर्थर को बेनकाब कर देते हैं। वे यह भी घोषणा करते हैं कि वे किसी को भी $25,000 देंगे जो उनकी मृत मां से वास्तविक संपर्क करा सके। 1926 में हुडिनी एक कुख्यात क्लैरवॉयंट से मिलने बोस्टन, मैसाचुसेट्स जाते हैं, जो खुद को मार्जोरी कहती है। वे उसके एक टेबल सेशन में शामिल होते हैं और उसके फर्जीवाड़े को बेनकाब करते हैं। क्रोधित मार्जोरी हुडिनी के होटल के कमरे में उनसे मिलने जाती है और उन्हें लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती। इसलिए जाने से पहले वह हुडिनी को याद दिलाती है कि वे जल्द ही मर जाएंगे और उसके बाद वे उनकी आत्मा पर कब्जा कर लेंगे। हुडिनी का अगला शो डेट्रॉइट, मिशिगन में निर्धारित है, जहां वे पानी से भरे आयताकार बॉक्स से बाहर निकलने का एक्ट करते हैं। हुडिनी ने कई मौकों पर यह एक्ट किया है, लेकिन इस बार उनके टखने में फ्रैक्चर हो जाता है। प्रदर्शन के बाद एक डॉक्टर उनसे मिलता है और उन्हें आराम करने के लिए कहता है, लेकिन हुडिनी जवाब देते हैं कि वे अपना शो मिस नहीं कर सकते और इसलिए टूटे हुए टखने के साथ प्रदर्शन जारी रखने का फैसला करते हैं। बाद में जब हुडिनी अपने प्रशंसकों के साथ होते हैं तो एक लड़का उनके पास आता है और लेडी डॉयल के खिलाफ बोलने के लिए उनके पेट पर जोर से घूंसा मारता है। हुडिनी दर्द में कराहते हैं, लेकिन बेस या जिम से इसके बारे में बात नहीं करते और बस अपना अगला शो करने चले जाते हैं। दुर्भाग्य से जैसे ही वे दर्शकों को संबोधित कर रहे होते हैं, वे अचानक गिर जाते हैं, जिससे जिम तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर हुडिनी की जांच करते हैं और पता चलता है कि उनका अपेंडिक्स फट गया है और उनके जीवित रहने की बहुत कम संभावना है। डॉक्टरों में से एक हुडिनी के पास जाता है और उन्हें बुरी खबर देता है। वह इस बारे में भी बात करता है कि हुडिनी एक महान कलाकार हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को उनके दुख भुलाने में मदद की। दूसरी ओर बेस और जिम को भी खबर मिलती है और वे टूट जाते हैं और कुछ ही समय में खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है और बेस को हुडिनी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले कई पत्र मिलते हैं। दयालु व्यवहार उन्हें भावुक कर देता है और अंततः उन्हें उस खुशी का एहसास होता है जो उनके पति ने दुनिया भर के लाखों लोगों को दी थी। दुर्भाग्य से हुडिनी की 52 वर्ष की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है, जबकि वे एक नर्स में अपनी मां की कल्पना कर रहे होते हैं, जिसने उनकी पूरी देखभाल की थी। पूरी दुनिया ग्रेट हुडिनी की मृत्यु पर शोक मनाती है। फिल्म रेवरेंड आर्थर फोर्ड के साथ समाप्त होती है, जो न्यूयॉर्क के चर्च के पहले आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। वे मिसेस हुडिनी को हैरी हुडिनी से संपर्क करने की कोशिश करने के लिए उनके एक सत्र के लिए आमंत्रित करते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।